नमस्ते। आप सभी को ग्रेगोरियन नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अंग्रेज़ी नया साल 2024 2024 शुरू हो चुका है और जैसा कि हर साल होता है, ये एक ट्रेंड है। नए साल पे बहुत सारे ज्योतिषी और न्यूमरोलॉजिस्ट वो तरह तरह के प्रेडिक्शंस करना शुरू कर देते हैं। इनमें से कुछ प्रेडिक्शन सही भी हो जाते, लेकिन बहुतायत जो इनका प्रेडिक्शन है और जो उसके पीछे की मेथोडोलॉजी है वो बेसलेस होता है। एक एक करके हम उसको गिनवाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप सुन रहे होंगे तमाम सोशल मीडिया पे और इंटरनेट पे और किताबों में कि वर्ष 2024 ये शनि का वर्ष है और इसके पीछे उनका लॉजिक ये है कि 2024 ये इसके जो डिजिट्स हैं उनको सम कर दीजिएगा तो 8 आएगा और 8 सैटर्न का नंबर है। बिल्कुल ठीक बात है। हमारे क्लासिकल टेक्स्ट अंक ज्योतिष भी 8 को शनि की संख्या ही मानता है। लेकिन आप ये बताइए कि क्या सैटर्न ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं? हमारे यहाँ तो विक्रमी संवत 2081 आने वाला है, तो उसके न्यूमेरिक्स बदल जाएंगे। उसके हिसाब से मून का मार्स का ईयर हो जाना चाहिए। और न्यूमरोलॉजी के किस ग्रंथ में, किस पुस्तक में, किस क्लासिकल टेक्स्ट में ऐसा लिखा है कि जब आप ईयर का प्रेडिक्शन कीजिए तो ये बताइए कि ईयर के न्यूमेरिक्स को जोड़ दीजिए, उनके डिजिट्स को जोड़ दीजिए और जो संख्या आएगी वो प्लेनेट उसको रूल करेगा? ये बिल्कुल बेसलेस बात है। हाँ, ये जरूर है कि ये वर्ष 2024 शनि और बृहस्पति की प्रधानता का वर्ष है। भारतवर्ष में ज्योतिष बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। ये इतना सुपरफिशियल नहीं है, ये इतना सतही नहीं है कि ईयर का नंबर उठा लिया और फिर बोलना शुरू कर दिया। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है जो हमें समझना चाहिए और सभी ज्योतिषियों को भी समझना चाहिए, और वो सब लोग जो ज्योतिष विज्ञान में आस्था रखते हैं, इसको फॉलो करते हैं, उन्हें भी समझना चाहिए। और वो बात ये है कि एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस, एस्ट्रोलॉजिकल मेथड्स और फार्मूला वो जनरली यूनिवर्सल नहीं होते, यूनिवर्सल काम नहीं करते। तो ऐसा कभी नहीं होगा, न इतिहास में कभी हुआ है और ना कभी होगा कि 12 ही तरह के भविष्य होंगे, कि ये 12 राशियों का ये 12 भविष्य फल है। सच तो ये है कि जितने भी मनुष्य होते हैं या जितने भी ऑब्जेक्ट्स अंडर एस्ट्रोलॉजिकल कंसिडरेशन होंगे, उन सब का एक अलग यूनिक फ्यूचर होगा, एक यूनिक भविष्य होगा, क्योंकि सबकी निर्मिति अलग अलग हुई है। तो वास्तव में तो एस्ट्रोलॉजी ये ज्योतिषी और प्रेक्षक इन दो के बीच का एक संवादी तरीका है। हमारे बुद्धिमान पूर्वजों ने वो कभी भी ये पूछने नहीं गए कि मीन लगन का वर्षफल बताइए। ये जितनी पुस्तकें हैं, ये जितने टेलीविज़न पे आ रहे हैं, ये जितने यूट्यूब पे आ रहे हैं, दे आर फेकिंग अस। वो एक्टिंग कर रहे हैं कि वो एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तव में वो एस्ट्रोलॉजर हैं नहीं। कोई भी ज्योतिषी केवल 12 तरह के लग्न या 12 तरह की राशियों के भविष्य फल कैसे कर सकता है? आप सोचिए कि हम कुंभ लग्न के लिए वर्षफल निकाल रहे हैं 2024 का।
और किसी का शनि कुंभ में है, किसी का मकर में है, किसी का तुला में है, किसी का वृष में है, क्या इससे अंतर नहीं आ जाएगा? इस चीज को समझने की आवश्यकता है कि जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो एक रिदम में काम करते हैं, वो एक ऑर्केस्ट्रा में काम करते हैं। उनकी एक इंडिविजुअल स्ट्रेंथ होती है, उनका एक इंडिविजुअल नेचर होता है, एक इंडिविजुअल टेस्ट होता है, लेकिन जो उनका ऑपरेशन है वो एक साथ मिल करके होता है, जहां सभी चीजें कंसिडरेशन में आती हैं, नक्षत्र भी, राशियां भी, लग्न भी, सब कुछ। तो अगर अगर कोई व्यक्ति वास्तव में अपने बारे में क्यूरियस है, जानना चाहता है और ज्योतिष को मर्यादा के अनुसार सीखना चाहता है, तो वो बेहतर हो कि किसी गुरु के पास जाए, अपने किसी निकट के ज्योतिषी के पास जाए, उनको फ़ोन करे, उनसे कंसल्टेशन ले, ना कि किसी वीडियो के आधार पर ये निर्णय कर ले कि भाई मैं तो मीन लगन का हूँ, मेरा तो 2024 बड़ा शानदार रहने वाला है, और हवा में उड़ने लगे। वो धम से बैलून की तरह गिर जाएंगे, उनका पता भी नहीं चलेगा। तो बेहतर ये हो कि 1-to-1 एक संवादी, एक ब्रिज बनाया जाए प्रेक्षक और ज्योतिषी के बीच में। पूर्व काल में भी जिन लोगों ने इस विधा से लाभ उठाया है, बड़े नेताओं ने, बड़े राजाओं ने, बड़े अधिकारियों ने, वो कोई चैनल देख के या कोई इंटरनेट से या कोई किताब पढ़ के उन्होंने अपने निर्णय नहीं लिए, उन्होंने ज्योतिषीय सलाह के आधार पर निर्णय लिए। एक ज्योतिषी, और उसमें भी कैसा, मैं आजकल देखता हूँ कि सामने कुंडली खोली और हो गया भैया प्रेडिक्शन शुरू, भविष्यवाणी शुरू। आपने गणना कब की? आपको गणना के लिए समय कहाँ मिला? ये ठीक बात है कि सॉफ्टवेयर के आ जाने से कुंडली बना लेना बहुत आसान है, लेकिन भविष्यवाणी करने के लिए जो आवश्यक गणना चाहिए, उसके पीछे की जो गणित है, जो मेथोडोलॉजी है, उसके लिए तो समय चाहिए ना। आप 2 मिनट में कितने ज्योतिषीय सूत्र लगा लेंगे एक कुंडली पर? तो मेरी तो सिंपैथी होती है उन ज्योतिषियों पर भी और उन प्रेक्षकों पर भी जो 2 मिनट में मैगी बना देते हैं ज्योतिष का। इससे समय देना चाहिए। ये वो डिश है जो ठंडी करके खाई जाती है, इसे बनाने में भी समय दीजिए, और जब ये तैयार हो जाए तो इसे खाने में भी समय दीजिए, नहीं तो मुंह जल जाएगा। ज्योतिष बहुत खतरनाक चीज़ है। अब आते हैं वर्ष 2024 कैसा होगा, किसके लिए, इसके एक मोटे मोटे आकलन की तरफ देखिए। जब हम किसी वर्ष के फलित का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं वो किन राशियों, नक्षत्रों में अधिक समय तक ठहर रहे हैं। जैसे कि शनि, बृहस्पति, राहु और केतु। वर्तमान समय में शनि, बृहस्पति, राहु, केतु, इनका जो इन्फ्लुएंस है ओवरऑल, आप मेरी बात याद रखिएगा। गोचर जब हम कहते हैं तो गो का एक अर्थ चंद्रमा भी होता है, एक अर्थ दिशा भी होती है, एक अर्थ इंद्रिय भी होता है। तो गोचर हमेशा चंद्रमा से देखा जाना चाहिए। हालांकि लग्न से भी उसका प्रभाव पड़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ता। देखिए, ज्योतिष एक बहुत इंटीग्रेटेड, बहुत इंटरवाइंड, बहुत कंबाइंड साइंस है। इसमें प्रभाव तो हर एक चीज का पड़ता है। कोई ऐसी चीज धरती पे नहीं है जो आपको प्रभावित नहीं करती है, लेकिन उन सभी प्रभावों का समेकित अध्ययन हम इन बड़े ग्रहों, नक्षत्रों के माध्यम से करते हैं। तो मैं समझता हूं कि 5 ऐसी राशियां या कुछ एक्सटेंट तक लग्न भी कहिए जो 2024 में बहुत फायदे में रहने वाली है। सबसे पहले सिंह राशि। अकेले बृहस्पति का मई में जो गोचर है वृष राशि में, वो सिंह राशि के लिए बहुत बड़ा मैदान उसके सामने खाली कर रहा है।
बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सिंह राशि के लिए आनी चाहिए, खास तौर से उन जातकों के लिए जिनका जन्म पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का है, मघा नक्षत्र का है। इन जातकों के लिए आने वाला वर्ष बहुत अनुकूल रहने वाला है। तुला राशि या तुला लगन, जिनका चंद्रमा स्वाति में हो या लग्न स्वाति में हो, ये लोग बहुत फायदे में रहने वाले हैं इन जनरल। तीसरा सेजिटेरियस, धनु राशि, धनु लगन, इनकी जो पिछली सफरिंग्स हैं, ये लोग पिछले 3-4 साल से बहुत सफ़र कर रहे हैं, बहुत मुश्किल वक्त इन्होंने देखा है, बहुत सारे लोग इनको छोड़ के गए, बहुत सारे लोगों को इन्होंने छोड़ दिया, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि इनका काम ख़त्म हो गया, कुछ नया काम शुरू किया, वो काम चला नहीं। अब ये एक स्टेबिलिटी के मोड में जाएंगे। फिर एक्वेरियस, कुंभ राशि और कुंभ लगन, ये 2024 इनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। बहुत बड़ा परिवर्तन इनके लिए आ रहा है। जिस विषय की, जिन चीज़ों की कामना इन्होंने पिछले कई वर्षों से की होगी, वो 2024 इनके लिए देने जा रहा है। और फाइनली जो मीन राशि और मीन लग्न के लोग हैं, वो भी बहुत ही लाभ में रहने वाले हैं। अब अगर शनि, बृहस्पति और राहु केतु के गोचर के आधार पर ये देखा जाए कि एट्रीब्यूट्स क्या होने चाहिए कि इसका सबसे ज़्यादा फायदा उठाया जा सके। देखिए, शनि और बृहस्पति से प्रभावित ये वर्ष ज़्यादातर समय रहने वाला है। वो सब लोग जिनके भीतर स्किल है, जिन्होंने पीछे के वर्षों में बहुत मेहनत किया है, जो लोग बुद्धिमान हैं, जो ठहर के बात करते हैं, प्रेम से बात करते हैं, और जिनके पास सबसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पेशेंस है, धैर्य है, वो सब लोग शनि की ब्लेसिंग्स प्राप्त करेंगे इस आने वाले वर्ष में। वो सभी लोग जो दूसरों की तरक्की से जलते नहीं हैं, जिनके अंदर ईर्ष्या नहीं है, जिनके अंदर जलन की भावना नहीं है, उनको शनि बृहस्पति दोनों ही बहुत बड़ा फल देने वाले हैं। वो लोग जो निडर हैं, जो अकेले में भी काम करने को तैयार होते हैं, जो अकेले एक टीम की तरह काम कर सकते हैं, उन सभी लोगों को राहु और केतु बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स देने जा रहे हैं। वो सब लोग अपना पात्र तैयार रखें, उनका पात्र बहुत बहुत भर जाने वाला है। ओवरऑल अगर वर्ल्ड के सिचुएशंस पे बात करें, मेदिनी ज्योतिष पे बात करें, तो जो ग्रहीय परिवर्तन है वो कैसा प्रभाव डालने वाले हैं। देखिए, इस पूरे वर्ष में जब जब सूर्य मंगल की युति होगी, तब तब ये जो हमारा बेल्ट है जहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं इस समय, रशिया यूक्रेन, इज़राइल फिलिस्तीन, जब जब सूर्य मंगल की युति होगी वर्ष 2024 में, तब तब ये फिर से परेशान होंगे। इनके यहाँ फिर से एक अनरेस्ट क्रिएट होगा। जब जब मार्स वीनस कंजंक्शन बनेगा, मंगल शुक्र की युति बनेगी, तब तब एक पॉलिटिकल अनरेस्ट क्रिएट होगा वेस्टर्न वर्ल्ड में। और एशिया का वो हिस्सा जो गेटवे की तरह काम करता है पश्चिम के लिए, यहाँ बहुत बड़ी उथल पुथल होने जा रही है वर्ष 2024 में। पश्चिम से एक नए तरह का विचार उठेगा और दो समाज वहाँ पर टकराएंगे इन्हीं गर्मियों में। वर्ष 2024 की जो गर्मियाँ होंगी भारत के मौसम के हिसाब से, उस समय पश्चिम में दो अलग अलग ताकतें, दो अलग अलग विचारधाराएं वो टकराएंगी और बुरी तरह टकराएंगी। राहु इस वर्ष इस तरह का फल देने वाले हैं कि कुछ बड़े स्टालवार्ड्स, कुछ बड़े बिजनेसमैन, कुछ बहुत बड़े पॉलिटिशियंस, उनका अचानक से पतन होगा वर्ष 2024 में। खास तौर से
ऐसे पॉलिटिशियंस और ऐसे बिजनेसमैन जिनके पास बहुत बड़ी फैमिली थी और जिनका कद बहुत बड़ा था, कद का मतलब दोनों, पद और कद दोनों, ये सब लोग बहुत तेजी से गिरने वाले हैं वर्ष 2024 में। और कुछ नए पॉलिटिशियंस, कुछ नए बिजनेस स्टालवर्ड्स, इनका उदय होगा और ये आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ एयर अचानक से बहुत बड़ा स्टर क्रिएट करने में कामयाब रहेंगे। वर्ष 2024 में जितनी बार बुध और शुक्र की युति होगी, ये वो समय होगा जबकि नए तरह का बिजनेस, नए तरह का ट्रेडिंग, नए तरह की टेक्नोलॉजी अपने पीक पर आएगी। आप देखिएगा भारतवर्ष में ये जो अप्रैल का वक्त है, ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का वक्त होगा। 26 मार्च से 12 मई के भीतर भीतर भारत में कुछ बहुत बड़े लेवल का दमनकारी पॉलिसी बन सकती है। ये पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में भी हो सकता है और देश का जो संवैधानिक ढांचा है उसके फ्रेमवर्क में भी हो सकता है। वर्तमान में जैसे मई में बृहस्पति जाएगा वृष राशि में। वृष राशि रिसोर्सेज की राशि है, प्राकृतिक संसाधनों की राशि है, और वहां पर बृहस्पति का जाना रिसोर्सेज और इनकी कीमतों में उछाल ले देगा। आपका जितना भी खेती का सामान है, आपका जितना भी नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। जैसे पीछे के 2-2.5 वर्षों में हमने स्वास्थ्य की कीमत समझी, आने वाले समय में हम शायद प्राकृतिक संसाधनों की कीमत को समझने लायक परिस्थितियों का सामना कर रहे होंगे। इसमें प्राकृतिक हवा, प्राकृतिक जल, भोजन, आवास, कुछ भी हो सकता है। समुद्र का एक बड़ा हिस्सा विक्षोभ की तरफ जाएगा सितंबर से लेकर के नवंबर के बीच में। वो लोग जो शेयर में पैसा लगाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शनल ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन सभी के लिए मार्च से मई का महीना बहुत सोच समझ के काम करने वाला है। मार्च, अप्रैल, मई, और फिर उधर अगस्त से मार्केट में स्टेबिलिटी आने लगेगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो लोग जो ज़मीनों का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, वो इस साल थोड़ा सा वेट एंड वॉच का स्ट्रैटेजी उनको बना के रखना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि मार्केट, रियल एस्टेट का जो मार्केट है, वो बहुत ही सैचुरेटेड टाइप की फीलिंग दे। वहाँ पे किसी बड़े अपथ्रस्ट की हम नहीं सोच सकते। तो जो भी उनका इन्वेस्टमेंट है, जो भी उनकी प्लानिंग्स हैं, वो इस हिसाब से करें कि उनको फरवरी 2025 के बाद सेल करें या बेचें। धन्यवाद, नमस्कार।